हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि वचन और वर्णमाला है। ठीक है, इन दोनों टॉपिकों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं बेटा। सबसे ज़्यादा तो वर्णमाला से आते हैं, इसीलिए मैं वर्णमाला की वीडियो बार बार बना रहा हूँ कि कम से कम आपको वर्णमाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। समझ रहे हो बेटा? साथ साथ में प्रश्न भी होगा और उसके साथ में आपको हम जो है उसका व्याख्या भी देंगे, समझाते हुए भी चलेंगे। जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ रखा है वो लोग भी इस चीज़ को ध्यान में दें। ठीक है भाई? तो चलिए, अभी बेटा हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस गदागंज रायबरेली में प्रारंभ हो चुकी हैं, जहां पर सभी सब्जेक्ट बहुत परफेक्ट तरीके से चल रहे हैं और बहुत ही नाम मात्र के शुल्क में आपसे ये सारी शिक्षाएं दी जा रही हैं। ठीक है बेटा, आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करें और इसका जो भी है आप अच्छे से लाभ पाएंगे बेटा। वैकेंसी बहुत सारी आने वाली हैं और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट में ना नहीं कह पाएंगे सर ये नहीं समझ में आ रहा, ये ऐसा है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। ठीक है बेटा, पहला प्रश्न कुछ आपके सामने ऐसे दिया हुआ है, जिसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। कह रहा है बेटा, पहला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। विकल्प आपके सामने दिया हुआ है बेटा, 2, 4, 3 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कितने होते हैं ये आपको उत्तर देना है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा हिंदी में वचन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हम आपको बताना भी चाहते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो बेटा उसमें होता है एक वचन, ठीक है भाई, एक वचन और बहुवचन। ठीक है बेटा, और क्या होता है? बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। ठीक है, ये 2 प्रकार के वचन होते हैं हिंदी में। एक चीज आपको इसी समय हम और बताते चलते हैं बेटा, कि जो बहुवचन होता है संस्कृत में 3 होते हैं। ठीक है भाई, संस्कृत में क्या होते हैं? 3 होते हैं। एक वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और फिर क्या होता है? द्विवचन और फिर बहुवचन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? बहुवचन। जो है संस्कृत का ये द्विवचन होता है, हिंदी का यही बहुवचन कहलाता है। ठीक है बेटा, बहुत ही तुच्छ सी बात है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है बेटा। ठीक है, कि संस्कृत का जो द्विवचन होता है वही हिंदी का बहुवचन होता है। ठीक है, तो हिंदी में वचन कितने? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब यहाँ पे पहचानना है, आपसे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, 78 से लेकर 88 लगभग 10 प्रश्न दिए हैं कि बहुवचन छांटें। इनमें क्या करना है आपको? इनमें सभी में आपको बहुवचन छांट के लिखना है। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है बेटा कि रीति, रीत का बहुवचन क्या होगा? रीतियाँ होगा, रीतियाँ होगा, रीतियाँ होगा या रीतियाँ होगा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको बता रहे हैं बेटा। तो देखो बेटा इसमें क्या होगा, जो आपका रीति है, रीति का जो बहुवचन होगा बेटा वो रीतियाँ होता है। क्या होता है? रीतियाँ होता है। देखो इसका एक नियम होता है, मैं आपको ये भी बताते चलता हूँ बेटा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ में ऑनलाइन क्लासेस ध्यान में जरूर दिया करो। ठीक है, इसको जरूर देखा करो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम आपको ही बताते रहते हैं। देखो बेटा जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एक बार इसको जरा हम आपको सामने सब कुछ रख के चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे दिया हुआ है बेटा कि रीति, ठीक है, रीत क्या है? रीत इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है बेटा? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अब इस इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है इसमें कैसे क्या होगा? ठीक है, इस स्त्रीलिंग शब्द में क्या होगा? इकारांत का मतलब क्या होता है कि जिस भी शब्द के अंत में छोटी ई आ जाए, क्या आ जाए? ये लघु ई आ जाए। अगर ये जिस भी अक्षर के, जिस भी शब्द के अंत में आती है तो वो क्या कहलाता है? इकारांत शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? इकारांत। अब बेटा जैसे रीत लिखा है तो रीत में क्या आ गया? छोटी ई आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ भी इकारांत शब्द होता है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है, जब उसको बहुवचन बनाते हैं तो वहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? वहाँ पे या लिख देते हैं। उस शब्द के साथ में हम क्या लगा देते हैं? या प्रत्यय जोड़ देते हैं। अब या प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा हमारा? वहाँ पे या प्रत्यय जोड़ दिया तो वो शब्द जो भी लिखा होगा इकारांत स्त्रीलिंग वो बहुवचन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? बहुवचन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे यही, जैसे कि आपका लिखा रीत लिखा है, जैसे लिखा हो नीति,
ठीक है बेटा, क्या लिखा हो, नीति। अब नीत में क्या कर दोगे, यही या प्रत्यय लगा दोगे, इसमें क्या जोड़ दोगे, या जोड़ दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, नीतियां हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में या जोड़ने के बाद अगर या जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न बता कह रहा, गौ, गौ का बहुवचन क्या होगा, गौ का बहुवचन क्या होगा, गौए होगा, गौओं होगा, गायें होगा, गौएं होगा या गौए होगा। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा गाय, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, गाय गौएं हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, गौएं हो जाएगा। ये गौएं हैं, गौ है तो गौ का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, गौ सॉरी बहुवचन क्या हो जाएगा बेटा, गौएं हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था नीति। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान देना बेटा, इस बार क्या हो जाए, नीत में क्या है, नीतियों, नीतियां, नीत यानी नीति गति, तो बेटा इसका जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा नीतियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, नीतियां हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको ध्यान देते हैं। देखो बेटा अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, कुछ ऐसे कह रहा है कि नीति, नीति का बहुवचन, हमें लगता है पिछले ही प्रश्न आ गया क्या बेटा, इस पे कॉपी हो गया, अच्छा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वही प्रश्न आ गया इधर पे। ठीक है, कह रहा है कि नीति का बहुवचन क्या होगा, तो बेटा नीत का नीतियां ही हो जाएगा। ठीक है भाई, नीत का क्या हो जाएगा, नीतियां हो जाएगा। चलो भाई अगला प्रश्न कह रहा है कि चोर का बहुवचन क्या होगा, किसका, चोर का बहुवचन क्या होगा ये बेटा, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। ठीक है भाई, देखो चोर का बहुवचन होगा बेटा चोरों, क्या हो जाएगा, चोरों हो जाएगा। चोर का बहुवचन क्या हो जाएगा, चोरों हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चोर का बहुवचन चोरों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि श्रीमती, श्रीमती शब्द लिखा हुआ है, ये एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन आपको बनाना है। क्या बनाना है बेटा, इसका बहुवचन आपको बनाना है। श्रीमती का बहुवचन आपको बनाना है, क्या होगा, श्रीमतीनी होगा, श्रीमतीएं होगा, श्रीमती होगा, श्रीमतियां होगा। ठीक है, तो देखो बेटा ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन इस बार क्या है, ईकारांत है। क्या है बेटा, इस बार ईकारांत है। क्या है, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द में भी क्या होता है, यहाँ लगा दिया जाता है, उसमें ये चंद बिंदु वाला यहाँ लगा दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। तथा उससे पहले जो भी उससे पहले ये जो ईकारांत लिखा होगा, ईकारांत जब बहुवचन बना के या लिखेंगे तो जो ईकारांत यानी बड़ी ई की मात्रा होगी वो किस में बदल जाएगी, वो छोटी ई में बदल जाएगी। ठीक है, वो किस मात्रा में बदल जाएगी, वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी। इतनी बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत इसमें, इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, श्रीमती, इसका जो विकल्प हो जाएगा सही वो क्या हो जाएगा, श्रीमतियां हो जाएगा, श्रीमतियां हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, कह रहा कि खूंटी, खूंटी का बहुवचन क्या होगा, खूंटी का बहुवचन क्या होगा, खूंटियां होगा, खूंटियों होगा, खूंटियां होगा या फिर खूंटियों हो जाएगा। तो बेटा ये जो प्रश्न अभी हमने पीछे बताया आपको कि ईकारांत, ठीक है, तो अभी हमने आपको यहाँ पे बताया कि ईकारांत जो शब्द लिखा होता है, ईकारांत, क्या लिखा बेटा, ईकारांत, ईकारांत का मतलब क्या होता है बेटा, देखो ईकारांत कहीं मिलेगा, ईकारांत मिलेगा, कहीं आकारांत मिलेगा, कहीं आकारांत मिलेगा, कहीं अकारांत, कहीं आकारांत, कहीं उकारांत मिलेगा। ठीक है भाई, कहीं उकारांत, ठीक है, कहीं उकारांत मिलेगा, मतलब बड़े ऊ की मात्रा के साथ में उकारांत हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा, ईकारांत हो जाएगा। तो ये शब्द का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है बड़ी ई, जिस भी शब्द के अंत में बड़ी ई होगा, जैसे यहाँ पे खूंटी लिखा है तो खूंटी जैसे लिखा है, खा लिखा है, ख में ऊ की मात्रा और अनुस्वार लगा हुआ है, टा है, टा में बड़ी की मात्रा, तो इसका मतलब अगर आप इस खू को हटा दो तो आपके पास बचा क्या बेटा, आपके पास बचा टी, आपके पास क्या बचा, टी बचा। अब इस टी को अगर आप अलग अलग लिखोगे तो क्या बनेगा, ट, आधा ट और बड़ी ई की मात्रा, यही तो आएगा ना, बड़ी ई हो जाएगा, ट और ई। तो ये जहां भी जिस शब्द के अंत में बड़ी ई का उच्चारण, बड़ी ई की ध्वनि आ रही है वो क्या कहलाएगा, ईकारांत। यही बात किसमें, किसके साथ में भी प्रयोग होती है, अकारांत के साथ में, उकारांत के साथ में, मतलब जिस शब्द के अंत में छोटा आ जैसे लिखा हो, छोटा आ की बात जैसे करते हैं, इसमें कैसे होगा उकारांत, ठीक है, इसमें कैसे उकारांत होगा, तो इसमें बेटा होगा जहां पर भी जैसे लिखा हो काम, जैसे लिखा हो काम,
अब काम के अंत में क्या लिखा है, माँ। अब माँ को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माँ धन अ। इसमें अ का उच्चारण हो रहा है, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, अ ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अकारांत। ये शब्द कैसा है, अकारांत शब्द है। ठीक है भाई, कैसा है, अकारांत शब्द है। चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हमें कहा क्या गया है बेटा, हमसे कह क्या रहा है कि खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो हमने बताया इकारांत शब्द के अंत में, इकारांत शब्द के अंत में क्या होता है कि इकारांत शब्द के अंत में आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे, एक मिनट, इकारांत शब्द के अंत में बेटा क्या करेंगे आप, इकारांत जहाँ भी लिखा होगा उसके अंत में क्या कर देंगे, जो भी ई होगा उसको छोटी ई में परिवर्तित कर देंगे, साथ साथ में या लिख देंगे, उसके साथ में क्या लगा देंगे, या लगा देंगे। ये क्या बन जाएगा, आपका बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, इकारांत स्त्रीलिंग का। तो ये आपका पहला विकल्प क्या हो जाएगा इसमें बेटा, सही हो जाएगा। ठीक है भाई, पहला विकल्प सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बेटा क्या कह रहा है, देखते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी देखो लिखा हुआ है शक्ति। देखो बेटा जो शक्ति शब्द है, शक्ति शब्द क्या है, शक्ति शब्द क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। ठीक है, शक्ति मिली, शक्ति मिला नहीं होता है, शक्ति मिली, जैसा कहना कि उसके अंदर शक्ति आ गई। ठीक है, उसके अंदर उसको शक्ति मिल गई। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसमें क्या है, शक्ति, शक्ति, इसमें क्या है, ईकारांत है, इसमें ईकारांत है, मतलब ना कि ईकारांत, इसमें ईकारांत शब्द है। अब ईकारांत स्त्रीलिंग है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, अंत में या ही लगाएंगे। क्या करेंगे, इसमें केवल और केवल क्या कर देंगे, या लगा देंगे। ठीक, इकारांत में, क्योंकि इकारांत में, इकारांत जब उसको परिवर्तित करते हैं बहुवचन में या लगाते हैं, और जहाँ भी इकारांत शब्द होता है वो अपने आप में छोटी ई होता है, वो खुद ही ई बन जाता है। तो यहाँ पे आप बड़ी ई तो है नहीं कि आप उसको परिवर्तित करके छोटी ई में लिखेंगे, छोटी ई तो मात्रा वैसे भी लगी होती है, तो यहाँ पे केवल आप क्या करेंगे, या लगा देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या कर देंगे, या लगा देंगे। ये बन जाएगा इकारांत बहुवचन। ठीक है, क्या बन जाएगा इसका बहुवचन, शक्तियाँ बन जाएगा। ठीक है भाई, क्या बन जाएगा, शक्तियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है बहु, बहु का बहुवचन क्या होगा, बहु। अब बेटा इसकी बात करें तो ये यहाँ पे है बेटा, देखो यहाँ पे क्या है, बहु शब्द जो होता है वो भी आपका स्त्रीलिंग ही होता है। क्या होता है बेटा, बहु भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। दूसरी बात क्या है कि जो बहु शब्द है ये उकारांत होगा। क्या होगा, उकारांत होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा, उकारांत शब्द होगा, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द में इसको बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, तो बेटा यहाँ पे बहुवचन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, उसके अंत में जो भी ये उकारांत लिखा होगा इसको परिवर्तित कर देंगे उकारांत में। ठीक है, इसको परिवर्तित किस में कर देंगे, उकारांत में परिवर्तित कर देंगे। और दूसरी बात इसमें क्या करेंगे, इसको उकारांत में परिवर्तित करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि उसके बाद में ए लगा देंगे, सॉरी इसके बाद में ए और अंग चंद बिंदु वाला लगा देंगे, अय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बहुवचन, तो बहु में अय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुएं। क्या हो जाएगा, बहुएं। ठीक है भाई, क्या बन जाएगा, बहुएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है गुड़िया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, गुड़िया, गुड़िया का बहुवचन क्या होगा। देखो बाबू ये भी आपका इकारांत बहुवचन शब्द है, सॉरी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसको क्या करेंगे आप बहुवचन बनाने के लिए, जो भी आपने पहला प्रश्न यहाँ पे लगाया है शक्ति, सेम वही तरीका यहाँ भी अप्लाई कर देंगे आप, यहाँ भी वही तरीका लगा देंगे। तो गुड़िया का क्या हो जाएगा, गुणिया हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, गुणिया हो जाएगा बहुवचन। ठीक है भाई, और इसके बाद इसका भी अगला प्रश्न ये भी सेम दिया हुआ है, डिबिया। डिबिया भी क्या है, स्त्रीलिंग इकारांत शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पे डिबिया, यहाँ पे आकारांत है। ठीक है, माफ करना, यहाँ पे इकारांत नहीं, यहाँ पे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है भाई, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसको भी परिवर्तित किस में कर देंगे, इसका कर देंगे डिबिया। यहाँ पे क्या कर देंगे, या लगा देंगे। ठीक है, जो या लिखा है या के ऊपर केवल चंद बिंदी लगा देंगे और ये बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, एक मिनट बेटा, इसमें क्या सही हो जाएगा आपका, इसमें सही हो जाएगा आपका, इस विकल्प में सही, इस प्रश्न में सही हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है,
अगला प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है? कह रहा है कागज, ठीक है। शब्द कह रहा है कागज। कागज का बहुवचन क्या होगा? किसका बेटा? कागज का बहुवचन कागज ही होगा, कागजें होगा, कागजात होगा, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसको आप उत्तर दीजिए। बेटा बहुत आराम से करिएगा, अच्छे से करिएगा, ठीक है। देखो जो भी ना समझ में आए, हम सारी चीज़ें तो आपको ऑफलाइन क्लास में बता ही रहे हैं, साथ मतलब क्लास में बता रहे हैं, साथ साथ में यहाँ भी बता रहे हैं, ठीक है। बस चीज़ों को धैर्य से सुनने का प्रयास करो, ठीक है। धैर्य रखो, सब चीज़ सीखने को मिलेगी आपको, ठीक है बेटा। ठीक है, तो बेटा बताओ कागज कैसा शब्द है? कागज एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन कैसा बनाओगे? तो बेटा इसका बहुवचन जो बनेगा वो बनेगा कागजात, ठीक है भाई। क्या करेगा? कागजात। जैसे आप लोग जब जॉब पाएंगे, ठीक है, कोई यूपीपी में हो जाएगा, ठीक है, कोई लेखपाल हो जाएगा, कोई किसी में हो जाएगा, ठीक है। आप जब ये सब पाएंगे तो वहाँ आपसे कहा जाएगा बेटा अपने कागजात जमा करो आके। वहाँ ये नहीं कहेंगे कि आप कागजें जमा करवा के, वहाँ कहेंगे कागजात। अब कागजात में तो कोई एक कागज़ तो आपसे मांगेगा नहीं, वहाँ तो आपसे हाई स्कूल, इंटर, ठीक है, आय जात निवास, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह जितने भी ये रहेंगे, ये सब डॉक्यूमेंट आपसे लिए जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे आपसे थोड़ी कहेगा कि नहीं आप कागज़ लेके आओ, वहाँ पे आप तो ना तो कागजें कहेगा, वहाँ पे आपने कागजात जमा करो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन प्रयोग होता है? ऐसा कौन सा शब्द है जो सदा बहुवचन में ही प्रयोग होता है? ठीक है, तो बेटा इसमें हो जाएगा प्राण शब्द। कौन सा हो जाएगा? प्राण शब्द हो जाएगा हमेशा बहुवचन में, ठीक है भाई। चलो ध्यान दो बेटा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि हास्य स्वर की पहचान करें। अब देखो बेटा यहाँ से आपके प्रश्न का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब हम लोग वर्णमाला की ओर आ गए हैं। कौन सा आ गए हैं? वर्णमाला की ओर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा वर्णमाला, और अच्छे से वर्णमाला का भी प्रश्न आप लोग करिएगा, ठीक है बेटा। देखो आपको बताना है कि हास्य स्वर की पहचान करें। हास्य स्वर कौन सा होगा इसमें, आप ये आपको बताना है बेटा, ठीक है। तो हास्य स्वर कौन सा हो जाएगा? उ, आ, ए, सॉरी ऐ और उ, क्या होगा? तो बेटा हास्य स्वर जो भी इसमें जो होगा वो होगा उ, ठीक है। एक बार जरा फिर से आपको हम रिमाइंड करते हुए चल रहे हैं। आपके स्वर कितने होते हैं बेटा? ठीक है, स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं बेटा 11, ठीक है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? जिनमें से हास्य स्वर, ठीक है, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर को कुछ लोग संधि स्वर भी कह देते हैं, ठीक है भाई। क्या कह देते हैं? संधि स्वर कह देते हैं। हास्य स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है भाई। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है बेटा। जरा एक मिनट रुको, इसमें मैं इस प्रश्न का इसके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसकी चीज़ों को थोड़ा विधिवत तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ आपको, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया है बेटा। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि हिंदी में कितने स्वर हैं? हिंदी में कितने स्वर हैं? तो बेटा हिंदी में कितने स्वर हैं? 11, 9, 10, 8। कितने स्वर हैं? आप लोग फटाफट हमें उत्तर दीजिए, ठीक है बेटा। देखो हिंदी में स्वर कितने हैं बेटा? 11 हैं। अब जरा हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी इसमें प्राप्त कर देते हैं आपको, ठीक है। देखो संक्षिप्त में ही देंगे, पूरा विवरण नहीं दे पाएंगे बेटा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए हम संक्षिप्त में ही देने का प्रयास कर रहे हैं और चीज़ें सभी समझ में आए कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो देखो बच्चा, इसमें कहा गया है, देखो हमारा फोटो चला गया तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है उसको ध्यान दो, ठीक है भाई, उसको ध्यान दो, फोटो के चक्कर में मत पड़ो आप, ठीक है बेटा। देखो आपके जो हिंदी वर्णमाला में आपके जो है 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, ठीक है बेटा। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, फटाफट हम बताते हुए चल रहे हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वरों की संख्या बेटा हिंदी में कितनी मानी गई है? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। व्यंजन कितने होते हैं बेटा? 33 होते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे कुछ बात करते हैं कि यहाँ पे स्वर कितने होते हैं, ठीक है भाई। स्वर कितने होते हैं? तो स्वरों के भेद 2 हैं। कुछ लोग ज़्यादा भी दे देते हैं, 3 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। यहाँ पे स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? स्वर 2 प्रकार के, एक हो जाएगा हास्य स्वर। हास्य स्वर को ही क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं, इसको मूल स्वर भी कहते हैं, इसको मूल स्वर भी कहते हैं, इसको मूल स्वर भी कहते हैं, और इसको जो है एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसको
एक मिनट बेटा, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है भाई, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? इसी हास्य स्वर को। इनकी संख्या बेटा कितनी है? इनकी संख्या कितनी है बेटा? तो इनकी संख्या बेटा कितनी है? 4 है, ठीक है भाई। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? छोटा आ होता है, उसके बाद छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है और री होता है, ठीक है बेटा। क्या होता है? री होता है। इसको ऐसे बनाते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम ऐसे, री होता है, ठीक है भाई। ये इसी में एक री ऐसे होता है बेटा, ऐसे करके होता है। ये आपका संस्कृत में दीर्घ री माना जाता है। कौन सा माना जाता है? दीर्घ री। लेकिन ये हिंदी में नहीं है। हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि की जो आपकी हिंदी वर्णमाला है उसमें कौन सा है? यही री है। ये लघु भी है और यही अपने आप में दीर्घ भी है, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? अगला प्रश्न कह रहा है बच्चा कि कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है, ठीक है भाई। इसमें से आपको बताना है। इसमें से कह रहा है कि कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? री नहीं है, सु नहीं है, अ नहीं है, या सु और री दोनों नहीं है। तो बच्चा इसको मैं आपको अभी बताया कि मैंने कितने प्रकार के स्वर होते हैं आपके? 11 होते हैं, जिनमें से री का मैंने उल्लेख किया। री किस में होता है? आपका हास्य स्वर में आता है, तो री तो दीर्घ में होगा नहीं। देखो बेटा, इसमें सु तो कोई शब्द नहीं, सु बड़ा ऊ की मात्रा लगी, लेकिन सु नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सही शब्द जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा, ठीक है। ना तो सु और ना ही री, दोनों नहीं आते हैं आपके दीर्घ स्वर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है बेटा, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? एक चीज ध्यान देना बेटा, इसमें पूछा गया है वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसके बेटा विकल्प जो दिए हैं, ये कोई विकल्प इसमें से दिया नहीं है। ये विकल्प आप काट सकते हो या नहीं भी काट सकते हो, मैं सीधा सा आपको बता रहा हूँ। हिंदी में कुल या आपके वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। कितनी है बेटा? 52 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ण के कितने प्रकार हैं? वर्ण के कितने प्रकार हैं? बेटा अभी हमने कुछ समय पहले आपको पीछे स्लाइड में बताया कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। नहीं है तो एक बार फिर से रिमाइंड कर लो बेटा। ये मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि वर्ण के कितने प्रकार हैं बेटा। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि वर्ण के कितने प्रकार हैं। वर्ण के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं बेटा? 2 प्रकार। एक हास्य है, सॉरी एक स्वर है और एक क्या है? व्यंजन है, ठीक है। एक स्वर है और एक व्यंजन है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई? तो सेम बात यहाँ भी कही गई है कि वर्ण के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण क्या है? अब अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि वर्ण क्या है। बताओ भाई वर्ण क्या है? जल्दी से इसका उत्तर दो बेटा। कह रहा कि वर्ण क्या है? बताओ भाई आशीष, वर्ण क्या है? फटाफट इसका उत्तर दो हमें। तो बेटा वर्ण अक्षर है। क्या है भाई? वर्ण क्या होता है? अक्षर होता है। अच्छा, हम आपको बताते चल रहे हैं यहाँ पे, जो शब्द होता है बेटा वो अक्षर, ठीक है, वो अक्षर प्लस अक्षर, यानी अक्षर और अक्षरों के योग से क्या बनता है? शब्द बनता है, ठीक है भाई, शब्द बनता है। आगे हम बात करें, आगे अगर हम बात करें तो शब्द, ठीक है भाई, शब्द और शब्द, ठीक है भाई, शब्द और शब्द के योग से क्या बनता है बेटा? वाक्य बनता है। क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्य ही क्या होता है? वाक्य बनता है, ठीक है। और जो शब्द होता है, शब्द विशेषण का एक प्रकार है, ठीक है। विशेषण शब्द का ही एक प्रकार है, ठीक है। अक्षर क्या है बेटा? अक्षर में क्या होता है कि वर्ण और वर्ण, ठीक है भाई, वर्ण और वर्ण मिलकर क्या बनते हैं? अक्षर बनाते हैं बेटा। वर्ण और वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? अक्षर बनाते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ध्यान देते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो बच्चा, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण महाप्राण का है? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दो बेटा इसका, ठीक है, कि कौन सा वर्ण महाप्राण का है। देखो हमने आपको पहले ही बताया था और फिर आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, कि इसमें कौन सा तरीका लगेगा। देखो बच्चा, करना क्या है, जब अल्प प्राण और महाप्राण आपको ज्ञात करना हो तो हमने कहा था आप अपने मुख के सामने हाथ को रखना और आपके प्राण वायु यानी
मुंह से निकलने वाली हवा जब आपके हाथों पर जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा स्पर्श करे वो महाप्राण होंगे, और जिनमें कम उच्चारण मतलब स्पर्श करे तो वो अल्प प्राण होंगे। अब ये 4 वर्ण आपके सामने लिखे हैं, इन चारों वर्णों का बेटा आप उच्चारण कर डालो, आप जो है पता लगा लोगे कि कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। जैसे का किया तो हवा कम लग रही है, गा का किया तब भी कम लग रही है, खा का किया तो बहुत ज़्यादा हवा हाथों को स्पर्श कर रही है। तो भाई यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला विकल्प यानी खा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। ऐसे अक्षर जो स्वतंत्र रूप में बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं। तो बेटा उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर ऐसे वर्ण होते हैं, जो भी आपने वर्ण पढ़ा, हमने वर्ण में 2 प्रकार बताया, एक स्वर एक व्यंजन। उनमें से स्वर ऐसा है कि जो स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं, इनमें सजाती होते हैं और विजाती होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, स्वर ही मिलते हैं। और जबकि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन में किसी दूसरे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब किसी अन्य स्वर अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। और उनकी किसकी सहायता लेनी पड़ती है, तो वो स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है भाई, किसकी सहायता लेनी पड़ती है, तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बेटा क कौन सा व्यंजन है, क कौन सा व्यंजन है, ये आप लोग बताइए। क किस वर्ग का व्यंजन है, या फिर कह दो कि क कौन सा व्यंजन है, तालव्य है, दंत है, मूर्धन्य है या कंठ है। ठीक है, तो भाई क का जो उच्चारण होता है, यहाँ पे ये उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है भाई। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे, उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो बेटा इसको भी एक बार हम आपको बताते हुए चल रहे हैं कि क्या होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, क्या होगा एक बार जरा ध्यान दीजिए। देखो का वर्ग जो आपका होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है भाई, ये जो वर्ग आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जो आपके सामने हमने वर्ग लिखे हैं, इन सभी के आगे आप देख लीजिएगा कि जैसे का है तो का के आगे का खा गा घा अंगा तक, च छ ज झ यहाँ तक, ट ठ ड ढ अणा तक, ता था दा धा ना तक। ठीक है, इन सभी के जो आगे पूरे 5 वर्ण होते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है KTM का। ठीक है भाई, क्या है, एक शॉर्टकट है KTMDO। ठीक है, KTMDO। के से होता है बेटा कंठ, टी से होता है तालव्य, एम से होता है मूर्धन, डी से होता है दंत और ओ से होता है ओष्ठ। मतलब इनसे क्या होता है कि इनसे इन वर्गों का उच्चारण होता है। ये जो 5 वर्ग होते हैं, इन 5 वर्ग के जितने भी अक्षर होंगे, कितने होंगे, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें, 5 इसमें, कितने अक्षर हो गए, 25। ये जो 25 अक्षर होते हैं बेटा, इन 25 अक्षरों को क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहता है। ठीक है भाई, क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इन स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण जो होता है वो इस तरीके से होता है KTMDO से, मतलब कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत और ओष्ठ से। ठीक है, तो यहाँ पे का वर्ग में है तो का पूछा गया है तो कंठ से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं। तो बेटा हिंदी वर्णमाला में आपके वर्णों के कितने प्रकार हैं, ये हमें ज़रा बताओ आप लोग। क्या कहा गया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं। तो बेटा हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 प्रकार हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन हो गया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखो बेटा यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, बताओ भाई, उच्छिप्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, ये भी जरा जान लो आप लोग साथ साथ में। ठीक है, अभी हमने आपको बताया बेटा कि यहाँ पे क्या होते हैं कि का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के जितने भी वर्ण होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन जो एक वर्ग होता है ट का, ट, ठ, ड, ढ और ड़, ठीक है, ये 5 वर्ण,
इनमें से ये जो होते हैं ड और ढ, ठीक है भाई, इन ड और ढ के नीचे अगर ये बिंदी लग जाती है यहाँ पे, तो ये बेटा क्या हो जाते हैं, ये उच्छिप्त व्यंजन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, ये सभी मतलब ये उच्छिप्त व्यंजन बन जाते हैं। किस प्रकार के व्यंजन बन जाते हैं, ये उच्छिप्त व्यंजन बन जाते हैं। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है भाई, इनको क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। तो भाई ये इसमें क्या हो जाएगा विकल्प सही, तो इसमें पहला विकल्प बेटा आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कि पा वर्ग पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान कहाँ से है। पा फा बा भा मा का उच्चारण कहाँ से है, ये आप लोग कमेंट करिए भाई। ठीक है, देखो अगर हम पीछे की ओर चलें तो शायद हमने इरेज कर दिया है बेटा। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, पा वर्ग का उच्चारण का स्थान क्या है। तो अगर आपने जो है पीछे रिमाइंड किया है तो उसको देखो, आपने क्या कहा था, मैंने के टी एम डी ओ ये तरीका बताया था। का के से कंठ का वर्ग का, टी से चा वर्ग का, एम से हो गया टावर का, ठीक है भाई, टावर का, डी से हो गया टावर का, ओ से हो गया पावर, मतलब ओ से ओष्ठ, डी से दंत, एम से मूर्धन, टी से तालव, के से कंठ। तो आपसे यहाँ पूछा गया पावर्ग, पावर्ग का भाई किससे हो जाएगा, ओष्ठ से हो जाएगा। किससे हो जाएगा भाई, ओष्ठ से हो जाएगा। तो मतलब इसका उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ओष्ठ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आ ई उ को क्या कहा जाता है। आ ई उ को, अब देखो आ तो मैंने थोड़ा तेज बोल दिया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, अ ई उ को क्या कहा जाता है। हाश्व स्वर कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है, दीर्घ, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पे अ ई उ को हाश्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हाश्व स्वर कहते हैं। ठीक है भाई, आई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अ स्वर ध्वनि, अ सॉरी अ यहाँ पे क्या है, अ क्योंकि अ के ऊपर चंद बिंदु लगा है। ठीक है भाई, क्या है भाई, अ के ऊपर चंद बिंदु लगा हुआ है। तो अ स्वर अ और ओ के बीच की ध्वनि है, ये बात सही है या नहीं है। तो बेटा ये बात बिल्कुल सही है। क्यों है, क्योंकि अ का उच्चारण अ और ओ के साथ में, उसके बीच में होता है। ठीक है भाई, तो ये सही वर्ड है। अगला कह रहा है कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान मुख के किस भाग से होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान, ठीक है, उच्चारण मुंह के किस स्थान से होता है। तो अभी वही तरीका आप लगाइए, के टी एम डी ओ वाला। तो के से कंठ वर्ग का हो गया, यानी का वर्ग का, ती से तालव्य वर्ग का, तो बेटा चा हो गया, चा का तालव्य या तालु कह सकते हो। ठीक है भाई, तालव्य या तालु कह सकते हो। आई बात इतनी समझ में, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो देखो बेटा अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है और कह रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है। ज्ञ है, ज है, ह है, श है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जो अघोष वर्ण होता है उसको पहचानने का तरीका क्या करोगे, अपने कंठ के नीचे यानी अपने गले के पास अपने दोनों हाथ की उंगलियों को, मतलब अपने एक हाथ की उंगली को रखना और देखना कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम कंपन हो उन्हें क्या कहेंगे, अघोष कहेंगे, और जिनमें ज़्यादा कंपन हो उन्हें क्या कहेंगे, सघोष कहेंगे। तो आप लोग देखेंगे अ क ख ग घ अंगा, तो आप लोग देख रहे हैं ग घ और अंगा, इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा कंपन हो रहा है। ठीक है, देखो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का, किस वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किसमें जाएगा बेटा, ये जाएगा सघोष में। और पहला दूसरा वर्ण किसमें जाएगा, अघोष में जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे पूछा क्या गया है, अघोष वर्ण कौन सा है। ज्ञ किस पे आता है, पांचवें पे आता है। ज किस पे आता है, तीसरे पे आता है। ठीक है, हाँ किस में आता है, साथ साथ में, इनके साथ में बेटा
ये हो गया, आपको मैं बता दूं, ये होता है आपका सघोष का। किसका होता है बेटा? ये होता है सघोष का। कौन? ये। और ये जो होता है वो होता है अघोष का। किसका होता है बेटा? अघोष का होता है। ठीक है, इसमें साथ साथ में क्या हो जाएगा? या, र, ल, व और हा। ठीक है, और हा भी इसमें आ जाएगा। ठीक है भाई, हा भी किस में आ जाएगा? सघोष वर्ण में आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? इधर आपका हो जाएगा, इधर बेटा आपका हो जाएगा पहला दूसरा प्रत्येक वर्ग का, साथ साथ में स। ठीक है, साथ साथ में क्या हो जाएगा? साथ साथ में स और सा। ठीक है भाई, ये जो सा है, ये सा ये आ जाएंगे आपके अघोष वर्ण में। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो पूछा गया है आपका अघोष वर्ण का, वो आप लोग देख लीजिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा भाई। इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका बेटा हो जाएगा आपका, अघोष पूछा गया है तो अघोष में क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान देते हैं। कह रहा है हिंदी वर्णमाला का स्वतंत्र स्वर है। हिंदी वर्णमाला का स्वतंत्र स्वर है। अब इनमें से कौन सा वर्ण ऐसा है जो स्वतंत्र लग रहा है आपको? तो बेटा इनमें से स्वतंत्र वर्ण कौन सा है? री है, क्योंकि ये दीर्घ में भी यही होता है और हाश्य में भी यही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान देते हैं। ठीक है भाई, कह रहा है कि निम्न में अनुसार अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? निम्न में से अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? अनुनासिक स्वर किसमें नहीं है ये आपको बेटा बताना है। तो देखो भाई, इसमें गांव लिखा हुआ है, इसमें भी आपका है दांत लिखा हुआ है, दांत लिखा हुआ है, इसमें भी है हंस लिखा हुआ, इसमें घंटा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो है ये अनुनासिक स्वर के स्थान पे क्या है? ये अड़ा होना चाहिए। यहाँ पे घंटा, घा के बाद में टा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये घंटा। ये जो अड़ा होता है ना भाई, ये आधा अड़ा, यहाँ पे इसके स्थान पे बिंदी नहीं लगनी चाहिए, यहाँ पे अड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? अनुस्वार। किन में से नहीं है? इसमें नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अगला बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक में बेटा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भाई कि हिंदी की वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी की वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं ये आपको बताने हैं। मूल का मतलब बेटा क्या होता है? हास्य या हास्य हो गया, मूल हो गया, एक मात्रिक हो गया, ये सब किस में आते हैं आपके? या लघु स्वर हो गया, ये सभी किस में आते हैं? मूल स्वर में आते हैं। किस में आते हैं भाई? मूल स्वर में। इनकी संख्या कितनी है बेटा? फटाफट आप लोग उत्तर दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। तो बेटा इसमें होता है 4। ठीक है भाई, क्या होते हैं? 4। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही प्रश्न। कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। आप सभी का स्कोर क्या रहा ये भी कमेंट बॉक्स में हमें टिक करके बताइएगा। ठीक है भाई, ठीक है, रखते हैं। स्वीट ड्रीम, गुड नाइट।